हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज हम जो नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मिडलमार्च, जिसे जॉर्ज एलाइट ने 1871 में लिखा था और जिसे 1871 से 1872 में 8 पार्ट्स में पब्लिश किया गया था। जॉर्ज एलाइट एक फीमेल ऑथर है जिनका रियल नेम मैरी एन इवांस था। उन्होंने अपना यह पेन नेम रखा था ताकि वह नॉवेल्स लिख सके, क्योंकि 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में उस समय इस तरह के नॉवेल्स को लिखने की परमिशन नहीं थी। फीमेल राइटर्स का बस रोमांटिक नॉवेल्स और फैमिली स्टोरीज तक ही सीमित रखा जाता था। वुमेन उस टाइम पीरियड की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अपनी इंटेलेक्चुअलिटी और फिलोसॉफिकल थिंकिंग को ओपनली शो नहीं कर सकती थी। मिडलमार्च की स्टोरी लाइन पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 डिफरेंट स्टोरी लाइन्स है जो कि इंटरलिंक्ड है, जो इसे थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देती है। हम स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी को समझते हुए और एक कैरेक्टर और उसकी स्टोरी का दूसरे कैरेक्टर और उसकी स्टोरी के साथ क्या रिलेशन और रेफरेंस है, हम यह समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम नोवेल की कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत मिडलमार्च के एक फिक्शनल टाउन में होती है, जहां डोरोथिया नाम की एक 19 साल की ऑर्फन लड़की अपनी छोटी बहन सीलिया के साथ और अपने एक अंकल मिस्टर ब्रूक के साथ रहती है। डोरोथिया एक बहुत ही इंटेलिजेंट और रिलीजियस लड़की है जो दूसरों के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती है। डोरोथिया कुछ टीनेंट्स और फार्मर्स के घरों को जो उनके एस्टेट में काम कर रहे होते हैं उनको नया डिजाइन या रिनोवेट करने की कोशिश करती है ताकि उसमें रहने वाले लोग कंफर्टेबली रह सके। डोरोथिया के अंकल मिस्टर ब्रूक को डोरोथिया की यह अपील पसंद नहीं आती, क्योंकि यह उन्हें बेकार का खर्च लगता है। मिडलमार्च टाउन में ही जेम्स चेटम नाम के एक जेंटलमैन डोरोथिया को पसंद करते हैं और डोरोथिया से शादी करना चाहते हैं, पर डोरोथिया को जेम्स चेटम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही वह उन पर कोई खास ध्यान देती है। डोरोथिया का पूरा ध्यान सोसाइटी में चेंज लाने पर होता है। फिर एक दिन जेम्स चैटम डोरोथिया के घर डिनर के लिए आते हैं और वो अपने साथ अपने एक दोस्त एडवर्ड कैसोबोन को भी लेकर आते हैं। कैसोबोन एक 45 इयर्स ओल्ड बैचलर है और साथ ही एक थियोलॉजिकल स्कॉलर भी है। कैसोबोन कई सालों से एक रिलीजियस वर्क पर काम कर रहे होते हैं जिसका नाम है द की टू ऑल माइथोलॉजीज। अब कैसोबोन से मिलकर डोरोथिया को लगता है कि अगर वो कैसोबोन से शादी कर लेती है तो वह अपने सारे इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस को पूरा कर सकती है और साथ ही कैसोबोन के फिलोसॉफिकल वर्क का भी हिस्सा बनने का मौका मिल जाएगा। डोरोथिया के अंकल मिस्टर ब्रूक डोरोथिया को बताते हैं कि कैसोबोन भी डोरोथिया से शादी करने में इंटरेस्टेड है। कैसोबोन डोरोथिया को प्रपोज कर देते हैं और डोरोथिया कैसोबोन के मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद डोरोथिया और कैसोबोन की शादी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि डोरोथिया के इस डिसीजन से जेम्स चेटम को बहुत शौक लगता है और डोरोथिया की फैमिली भी इस रिलेशन के लिए तैयार नहीं थी। अब जेम्स चेटम डोरोथिया की बहन सीलिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाद में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद डोरोथिया और कैसोबोन अपने हनीमून के लिए रोम जाते हैं और डोरोथिया फर्स्ट टाइम अपनी मैरिज की प्रॉब्लम्स को फेस करती है। कैसोबोन अपनी राइटिंग्स और प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा प्रिजर्वेटिव टाइप का इंसान होता है। उसे डोरोथिया को अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही कैसोबोन को डोरोथिया की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग और उसके कॉटेज वाले प्लान में कोई इंटरेस्ट होता है। उसे तो बस असिस्टेंट की जरूरत थी जो उसके काम में बिना कोई इंटरफेयर किए बस उसकी सब बात सुने। लेकिन अब जब डोरोथिया को कैसोबोन के इस नेचर का पता चलता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। डोरोथिया ने कैसोबोन से शादी ही इसलिए की थी ताकि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। अब डोरोथिया की मुलाकात विल लेडिस्लो से होती है, जो कि कैसोबोन का छोटा कजन होता है और कैसोबोन विल को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है। डोरोथिया से मिलने के बाद विल खुद को डोरोथिया की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है, पर डोरोथिया ऐसा कुछ फील नहीं करती। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो ये हो गया एक पार्ट नोवेल का जिसमें हमने डोरोथिया की लाइफ के बारे में पढ़ा है। अब हम इस पार्ट को यहीं पर पोज करेंगे और नोवेल के दूसरे प्लॉट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम फ्रेड विंसी की कहानी पढ़ेंगे। मिडलमार्च टाउन के जो मेयर होते हैं मिस्टर विंसी, उनके 2 बच्चे होते हैं। पहला उनका बेटा फ्रेड विंसी और दूसरी उनकी बेटी रोजामंड विंसी।
फ्रेड एक आवारा लड़का है। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है और ना ही कोई काम करता है। तो टाउन में सब फ्रेड को इरिस्पॉन्सिबल और फेलियर समझते हैं। उसके इरिस्पॉन्सिबल होने का एक रीजन यह भी था कि फ्रेड अपने एक अंकल मिस्टर फेदरस्टोन से पैसे लिया करता था और उन पैसों को भी जुए में उड़ा देता था। मिस्टर फेदरस्टोन एक रिच बट र्यूड और अनप्लीजेंट किस्म के इंसान होते हैं। मिस्टर फेदरस्टोन के अपने कोई बच्चे नहीं होते, तो वह अपनी एक नीस जिसका नाम मैरी गार्थ होता है वो उसे अपने साथ रखते हैं ताकि वो उसके अच्छे से ख्याल रख सके। मैरी एक सिंपल सी लड़की होती है। जब फ्रेड विंसी से मिलती है तो वह उसे लाइक करने लगता है और मैरी से शादी करना चाहता है, पर फ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जुआ खेलने की बुरी आदतें उसे दूसरों से पैसे लेकर जुआ खेलने पर मजबूर करती है। एक बार फ्रेड एक हॉर्स डीलर से पैसे उधार पर लेता है। तब वो एक एग्रीमेंट को साइन करता है कि अगर वो उन पैसों को वापस नहीं लौटा पाता तो मिस्टर कैलेब गार्थ जो कि मैरी के पिता है वो उन पैसों को वापस लौटाएंगे। और जब फ्रेड उन पैसों को नहीं लौटा पाता तो मैरी के पिता मिस्टर कैलेब गार्थ को ही उन पैसों को चुकाना पड़ता है जो कि उन्होंने काफी सालों से अपने बेटे की पढ़ाई के लिए सेव किए थे। अब कैलेब अपनी बेटी मैरी को बोलते हैं कि वह फ्रेड से शादी नहीं कर सकती क्योंकि फ्रेड एक अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद फ्रेड की तबीयत बिगड़ जाती है और फ्रेड की बहन रोजेमंड उसे मिडल मार्च में आए एक नए डॉक्टर जिनका नाम टेटियस लिजगेट है उसके पास लेकर जाती है और कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद फ्रेड बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यहाँ मिडल मार्च स्टोरी का सेकंड पार्ट खत्म होता है और अब हम इसके थर्ड प्लॉट जिसमें हम डॉक्टर टेटियस लिजेट के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर टेटियस लिजेट मिडल मार्च में नए हैं और उनके मेडिसिन और ट्रीटमेंट को लेकर आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जो कि उस टाइम पीरियड के लिए काफी नई बात थी। डॉक्टर टेटियस का मानना होता है कि डॉक्टर्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ना कि उन्हें खुद ही मेडिसिन देनी चाहिए, और इनके इन्हीं आइडियाज की वजह से इन्हें मिडल मार्च के लोगों से काफी बुरा भला सुनने को मिलता है क्योंकि मिडल मार्च के लोग जो उस टाइम पीरियड की सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी न्यू चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और जिसकी वजह से डॉक्टर लिजेट को बुलस्ट्रोड नाम के एक वेल्थी बैंकर से लोन लेना पड़ता है ताकि वो अपने क्लिनिक को चला सके। रोजमंड गार्थ जो कि एक ब्यूटीफुल और एजुकेटेड लड़की है पर साथ ही जो सेल्फ ऑब्सेस्ड और शैलो माइंडेड भी है जो बस अपने बारे में सोचती है। तो रोजमंड सोचती है कि अगर वो डॉक्टर लिजेट से शादी कर लेगी तो वह अपने सोशल स्टेटस को राइज कर पाएगी और अपने बाकी ड्रीम्स को भी पूरा कर सकेगी क्योंकि डॉक्टर लिजेट एक काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जब फ्रेड की तबीयत खराब होती है तो वह इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके डॉक्टर लिजेट के करीब चली जाती है। स्टार्टिंग में डॉक्टर लिजेट इस रिलेशन को एक नॉर्मल फ्रेंडशिप में देखते हैं, पर जब पूरे मिडल मार्च में यह अफवाह फैल जाती है कि डॉक्टर लिजेट और रोजमंड एंगेज्ड है तो डॉक्टर लिजेट खुद को रोजमंड से दूर कर लेते हैं। पर बाद में जब उनसे रोजमंड की हालत देखी नहीं जाती तो वह रोजमंड को प्रपोज कर देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तो चलिए अब हम वापस डोरोथिया की कहानी पर आते हैं जहां हमने उसे पोज कर दिया था। तो जैसे कि हमने देखा कि डोरोथिया अपने हनीमून पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि उसका हस्बैंड कैसाबोन ना तो उसे अपने काम में शामिल करता है और ना ही उसकी केयर करता है। और जहां डोरोथिया की मुलाकात कैसाबोन के कजन विल लैडिस्लो से होती है और दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। एक दिन विल अकेले में डोरोथिया से मिलता है और डोरोथिया को बताता है कि कैसाबोन का जो प्रोजेक्ट है द की टू ऑल माइथोलॉजीज वो इस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं कर सकता क्योंकि कैसाबोन को ना ही थियोलॉजिकल डेवलपमेंट का कोई नॉलेज है और ना ही उसे जर्मन लैंग्वेज पढ़नी आती है। अब इसके बाद कैसाबोन और डोरोथिया रोम से वापस लौटते हैं। तब अचानक से कैसाबोन को एक सीरियस हार्ट अटैक आता है और डॉक्टर लिजेट कैसाबोन का ट्रीटमेंट करते हैं और डोरोथिया को बताते हैं कि अगर कैसाबोन ऐसे ही काम करते रहे तो हो सकता है उनकी यह बीमारी और बढ़ जाए। अब कैसाबोन अपनी इस बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए डोरोथिया को एक प्रॉमिस करने को कहते हैं कि अगर उनकी इस बीमारी से डेथ हो जाती है तो डोरोथिया कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। पर डोरोथिया के कुछ कहने से पहले ही कैसाबोन की डेथ हो जाती है।
बाद में डोरोथिया को यह पता चलता है कि कैसाबोन ने अपनी विल में यह लिखवाया होता है कि डोरोथिया कभी भी विल लैडिस्लो से शादी करती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को लूज कर देगी। इस विल से यह क्लियर हो जाता है कि कैसाबोन को शक था कि डोरोथिया और विल के बीच में अफेयर है। अब यह जानने के बाद विल डोरोथिया के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है ताकि डोरोथिया को किसी बदनामी का सामना ना करना पड़े और ना ही वो अपनी इनहेरिटेंस को लूज करे। इस दौरान डोरोथिया को भी लैडिस्लो के लिए अपनी फीलिंग्स का पता चलता है, लेकिन डोरोथिया भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेती है। इसके बाद लैडिस्लो मिस्टर ब्रूक के यहाँ न्यूज़पेपर एडिटर का काम करने लगता है। तो चलिए अब हम वापस फ्रेड विंसी की स्टोरी पर आते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि फ्रेड कर्जे में डूब जाता है और मिस्टर कैलेब गार्थ को उसकी भरपाई करनी पड़ती है और कैलेब अपनी बेटी मैरी को फ्रेड से शादी करने के लिए वॉर्न करते हैं और फिर फ्रेड की तबीयत खराब हो जाती है, पर कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद फ्रेड की तबीयत वापस ठीक हो जाती है। अब मिस्टर फेदरस्टोन जिनसे फ्रेड पैसे उधार लिया करता था, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और वो बताते हैं कि उन्होंने 2 वसीयत तैयार करवाई है, जिसमें वो एक वसीयत को खत्म कर देना चाहते हैं और जिसके लिए वो मैरी को कहते हैं कि एक वसीयत को जला दें। पर मैरी मिस्टर फेदरस्टोन को मना कर देती है और जिसके बाद मिस्टर फेदरस्टोन की डेथ हो जाती है। मिस्टर फेदरस्टोन की पहली विल के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी में 10,000 पाउंड फ्रेड विंसी के नाम हो जाएंगे और दूसरी विल के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके इलएजिटिमेट सन जोशुआ रिग के नाम हो जाएगी और उनकी सेकंड विल की वजह से फर्स्ट विल इनवैलिड हो जाती है और फ्रेड को काफी शौक लगता है। पर एंड में फ्रेड को यह रियलाइज हो जाता है कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेनी चाहिए। अब फ्रेड मैरी के पिता कैलेब के अंडर लैंड एजेंट की ट्रेनिंग लेता है और जब वो उस काम में सक्सेसफुल हो जाता है तब उसकी और मैरी की भी शादी हो जाती है। और अब अगर हम बात कर ले रोजामंड और डॉक्टर लिजेट की, तो रोजामंड इतने ज्यादा अननेसेसरी खर्चे करती है कि डॉक्टर लिजेट 1,000 पाउंड के कर्जदार बन जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने घर को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर रोजामंड घर की नीलामी को रोक लेती है। एंड में डॉक्टर लिजेट बुलस्टोड जो कि एक बैंकर है उससे पैसों की रिक्वेस्ट करते हैं और बुलस्टोड उन्हें पैसे देने की बजाय सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर लिजेट को खुद को बैंकरप्ट अनाउंस कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मिडल मार्च की स्टोरी में 4 प्लॉट्स हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं मिडल मार्च के इस 4th प्लॉट पर, जो कि बुलस्टोड की कहानी है, जो इस नोवेल का लास्ट पार्ट है। बुलस्टोड एक बैंकर होता है जिसकी पास्ट लाइफ के बारे में मिडल मार्च के लोगों को कुछ नहीं पता होता। तो बुलस्टोड अपनी पास्ट लाइफ में मिस्टर ड्रंकर्ड नाम के एक बिजनेसमैन के लिए अकाउंटेंट का काम किया करता था और अब जब मिस्टर ड्रंकर्ड की डेथ हो जाती है तो बुलस्टोड उनकी विडो वाइफ से शादी कर लेता है और बाद में जब वो विडो लेडी बुलस्टोड को अपनी बेटी सारा को ढूंढने के लिए कहती है ताकि वो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे सके, तो बुलस्टोड उन्हें झूठ बोलकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है। दोस्तों, आगे हमें पता चलता है कि सारा रियल में विल लैडिस्लो की मदर होती है। बुलस्टोड को जब इस रिलेशन का पता चलता है तो वो विल को कुछ पैसे देता है, लेकिन विल उन्हें करप्टेड मनी बोलकर लेने से मना कर देता है। अब मिडल मार्च में एक जॉन रैफल्स नाम का आदमी आता है जिसे बुलस्टोड के पास्ट के सब डार्क सीक्रेट्स पता है और वो बुलस्टोड को ब्लैकमेल करने लगता है। बुलस्टोड भी बदनामी के डर से पैसे देता है। एक दिन जॉन की तबीयत बिगड़ जाती है और बुलस्टोड डॉक्टर लिजेट को बुलाता है। डॉक्टर बताता है कि अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है और फिर जॉन की प्रॉपर देखभाल न होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब इस पॉइंट पर आकर बुलस्टोड अपना मन बदल लेता है और लिजेट को 1,000 पाउंड देता है ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। अब यहाँ प्लॉट ट्विस्ट है कि जॉन रैफल्स ने मरने से पहले उसने बुलस्टोड के इस सीक्रेट को एक हॉर्स डीलर को बता दिया था और अब ये बात पूरे मिडल मार्च में फैल जाती है और सबको लगता है कि बुलस्टोड ने लिजेट के साथ मिलकर जॉन को मारा है और इसीलिए उसने डॉक्टर लिजेट को 1,000 पाउंड दिए ताकि वो किसी को कुछ ना बताए।
इस सब में डोरोथिया को डॉक्टर लिजेट के इनोसेंस पर पूरा भरोसा होता है और वो लिजेट को 1000 पाउंड देती है ताकि वो खुद को बुलस्टोर्ड के कर्ज से फ्री कर सके। जब डोरोथिया डॉक्टर लिजेट के पास गई हुई होती है तो वहां रोजेमोंड और विल को हाथ पकड़े हुए देख लेती है और गलत समझ लेती है, लेकिन बाद में रोजेमोंड खुद डोरोथिया के पास जाकर सब क्लियर कर देती है और डोरोथिया को बताती है कि विल उससे प्यार करता है। फाइनली नोवेल के एंड में डोरोथिया और विल दोनों एक दूसरे के लिए लव एक्सप्रेस करते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन विल से शादी के बाद डोरोथिया अपनी सारी प्रॉपर्टी को लूज कर देती है और बुलस्टोर्ड और डॉक्टर लिजेट भी बदनामी की वजह से मिडलमार्च को छोड़कर चले जाते हैं। नोवेल के एंड में फ्रेड और मैरी अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी है और उनके 3 बच्चे हैं। डॉक्टर लिजेट का करियर ठीक हो जाता है पर उसकी मैरिड लाइफ अनहैप्पी रहती है और जल्द ही उसकी डेथ हो जाती है और रोजेमोंड एक रिच फिजिशियन से शादी कर लेती है। डोरोथिया और विल भी अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश है और उनके 2 बच्चे हैं। विल एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन गया है और इसी के साथ हमारा नोवेल खत्म हो जाता है। तो चलिए नोवेल की थीम्स पर बात कर लेते हैं। नोवेल की फर्स्ट थीम है वुमेन एंड जेंडर। मिडलमार्च 19th सेंचुरी का एक फिक्शनल टाउन है। इस टाइम टिपिकल जेंडर रोल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते थे। मिडलमार्च शो करता है कैसे ये जेंडर रोल्स वुमेन को सप्रेस करते थे। नोवेल के मेन कैरेक्टर डोरोथिया ब्रोक के थ्रू इस थीम को पोर्ट्रे किया गया है। डोरोथिया के ड्रीम्स बड़े थे और वो पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसे सपोर्ट नहीं मिलता है। अपने रोल को लेकर वो काफी कंफ्यूज रहती है और जिसके कारण उसने कुछ बुरे लाइफ डिसीजन भी लिए। नोवेल शो करता है कैसे 19th सेंचुरी में वुमेन पर फोर्सफुली एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी लगा देती थी और उनके पूरा ना होने पर सोसाइटी उन्हें क्रिटिसाइज करती थी। नोवेल की सेकंड थीम है एम्बिशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। मिडलमार्च के मोस्टली सभी कैरेक्टर्स एम्बिशियस है। कुछ के एम्बिशंस कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी सब नोवेल के एंड तक डिसअपॉइंटेड रहते हैं। डोरोथिया फिलोसफी को स्टडी करना चाहती है और उनके फार्म्स में काम करने वाले वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहती है, जिसके लिए वो कैसाबोन से शादी करती है, लेकिन उसके एम्बिशंस पूरे नहीं होते हैं और वो डिसअपॉइंटेड रहती है। लेकिन नोवेल के एंड में विल से शादी के बाद उसके ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं। डॉक्टर लिजेट के केस में वो एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता है, जिसके लिए वो पैसे उधार लेता है, लेकिन रोजेमोंड से शादी के बाद उसकी लाइफ ड्रेस्टिकली चेंज हो जाती है और उसके सभी एम्बिशंस पूरे नहीं हो पाते। एम्बिशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सनल डिजायर्स के फुलफिलमेंट और सोसाइटी के एडजस्टमेंट में। थर्ड थीम है मनी एंड पॉलिटिक्स। मनी रूट होता है हमारे मोस्टली प्रॉब्लम्स का। डॉक्टर लिजेट नोवेल में ज्यादा पैसा कमाना चाहता है और एंड में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्रेड भी एक ग्रीडी है जो अपने अंकल से पैसे उधार लेता है। मनी एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट डालता है नोवेल के सभी कैरेक्टर्स पर और 19th सेंचुरी में लोगों के सोशल स्टेटस को कि वो कितने वेल्दी है इससे जज किया जाता था। मिडलमार्च में सब कुछ पॉलिटिकल है। सोसाइटी में लोगों के पॉलिटिकल बिलीफ उनकी पोजीशन को डिसाइड करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैटर्स भी नोवेल में पर्सनल हो जाते हैं और मनी और पॉलिटिक्स के इसी कन्फ्लिक्ट में लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं और एंड में डिसअपॉइंटेड रहते हैं। सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नोवेल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।